ओके, सो वेलकम टू ASP.NET MVC सेशन। इस सेशन के अंदर हम डेटा एनोटेशन पर बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं एक वेबसाइट की बात करूं, जब आप एक स्टैटिक वेबसाइट पर भी काम करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी पहली ज़रूरत ये होती है कि जब भी आप फॉर्म के ज़रिए से कोई रिकॉर्ड यूज़र से ले रहे हैं तो वहाँ पर वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट हो। तो ये वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट ASP MVC के अंदर डेटा एनोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि डेटा एनोटेशन आर नथिंग बट सर्टेन वैलिडेशन दैट वी पुट इन आवर मॉडल टू वैलिडेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, जिसके जरिए से हम इनपुट को क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ASP.MVC provides a unique feature in which we can validate the model using the data annotation attribute. Import the following namespace to use data annotation in the application, which means system.componentModel.dataAnnotation। यानी इस नेम स्पेस के जरिए से हम वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट डेटा एनोटेशन विच मीन यूज कर सकते हैं ASP MVC में। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं वैलिडेशन के ASP.NET के अंदर, और कुछ उसके डेटा एनोटेशन कौन कौन से हैं ASP MVC के अंदर उसके बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पहला लिखा हुआ है हमारा की, ठीक है, KEY। तो की के हवाले से बताया जा रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क रिलाइज ऑन एवरी एंटिटी हैविंग अ की वैल्यू दैट इट यूज फॉर ट्रैकिंग एंटिटीज। यानी एंटिटी फ्रेमवर्क किस पे बेस करता है कि की वैल्यू पे करता है जिसकी वजह से वो या जिसके जरिए वो ट्रैक कर सके एंटिटीज को कि एक्चुअली कौन सी वैल्यूज कहाँ पर जा रही है, या किसको रिट्रीव करने की बात हो रही है, किसको डिलीट करने की बात हो रही है, वो उस पर ट्रैक करता है उसके आईडी पर। One of the conventions that code first depend on its how it implies which property in the key in each of the code first classes। यानी जब भी हम code first के जरिए से कोई प्रोजेक्ट जनरेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि हम एक सबसे पहले एक सिंपल क्लास बनाते हैं, उसके बाद डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाते हैं और उसके जरिए से हम वैल्यूज़ को क्या कर रहे होते हैं, रिट्रीव करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पर ये कोड फर्स्ट हमारा डिपेंड ही उस की पर कर रहा होता है। The convention is to look for the property named ID or one that combine the name, class name and ID such as student ID। यानी जो इस ये प्रॉपर्टी है वो ID या स्टूडेंट ID पर बेस करती है। यानी जब भी हम की एट्रीब्यूट को डेटा एनोटेशन पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसे एट्रीब्यूट को की कहते हैं जो नॉर्मली हमारे टेबल पर का फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है। The property will map to a primary key column in a database. The student codes and the enrollment classes follow this convention। यानी ज़्यादातर ये उस चीज़ पर बेस कर रही होती है जो किसी भी टेबल के अंदर, यानी SQL की टेबल की अगर मैं बात करूँ, जिसको हम प्राइमरी की एट्रीब्यूट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की है, एम्प्लॉय की टेबल है, या इनरोलमेंट नंबर है स्टूडेंट का, तो ये नॉर्मली प्राइमरी की होता है हमारे किसी भी टेबल के अंदर। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकंड एट्रीब्यूट है की के बाद रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड से क्या मुराद है, ये एट्रीब्यूट इस बात को शो करता है कि जो एट्रीब्यूट के ऊपर रिक्वायर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये एट्रीब्यूट की वैल्यू नेसेसरी है यहाँ पर फिल करना, जिसको हम HTML के एट्रीब्यूट पे रिक्वायर्ड लिखा करते थे। जो हमारे HTML का टैग होता है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल उसी तरह ये डेटा एनोटेशन है। इसी तरह डेटा टाइप, समटाइम हमें डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की ज़रूरत होती है कि भाई जो वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट होगी उसका डेटा टाइप क्या होगा। फॉर एग्जांपल तुमने एक मॉडल क्लास बनाई, उसमें पासवर्ड एट्रीब्यूट रखा, लेकिन पासवर्ड तो शो होगा जब यूज़र फिट कर रहा होगा वैल्यू या फिल कर रहा होगा। तो वहाँ पर हमें डेटा एनोटेशन से रिप्रेजेंट करना है कि ये वैल्यू जो यहाँ पर लिखी जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, पासवर्ड के फॉर्म में होगी। यानी डेटा टाइप्स हमें डिफाइन करना होगा। इसी तरह रेंज है, रेंज डिफाइन करता है कि एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू की रेंज वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। सिंटैक्स के अंदर वो वैल्यू भी लिखी हुई है, जैसे रेंज 1000 to 500। इसी तरह टाइप ऑफ एरर क्या शो होगा अगर ये चीज़ ना लिखी हुई है तो, यानी अगर यूज़र इसके मुताबिक नंबर एंटर नहीं करता है तो क्या एरर शो होंगी। इसी तरह किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ तो उसकी लेंथ डिफाइन की जाए कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने एट्रीब्यूट या कितने करैक्टर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। सिमिलरली डिस्प्ले नेम है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे एट्रीब्यूट का नाम है नेम, और उस एट्रीब्यूट के नाम को इन द फॉर्म ऑफ टेबल जब मैं शो कराऊंगा अपने वेबसाइट पर, तो मैं चाहता हूं कि उस नेम की जगह लिखा है स्टूडेंट नेम या पुपिल नेम, ठीक है, जो सिनोनियम्स है स्टूडेंट का, या वटएवर जो भी टेबल तुम बना रहे हो उसके नाम से तुम नेम को चेंज करना चाह रहे हो। इसी तरह मैक्स लेंथ इस बात को शो करता है कि मैक्सिमम लेंथ की प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या इस्तेमाल की जाएगी, कितनी लेंथ हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा इस एट्रीब्यूट की जो वैल्यू यूज़र से ली जा रही है। बाइंड की ज़रूरत होती है समटाइम इंक्लूड या एक्सक्लूड करने के लिए, ठीक है। किसी डेटा को तुम बाइंड करना चाह रहे हो अपने एट्रीब्यूट के साथ, तो उसके लिए हम बाइंड, इंक्लूड या एक्सक्लूड लिखते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं जिस प्रॉपर्टी को हमें बाइंड करने की ज़रूरत होती है अपने मॉडल क्लास के अंदर।
इसी तरह डिस्प्ले फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट पे डेटा को आप शो करना चाह रहे हो, डेट टाइम पे करना चाह रहे हो, टाइम पे करना चाह रहे हो, डे पे करना चाह रहे हो, या वट एवर जो भी एट्रीब्यूट तुम इस्तेमाल करना चाह रहे हो वहाँ पर बता दो कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज आएगी वो इस फॉर्मेट पे आएगी। तो सिंटैक्स में आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट बताया गया है कि एक्चुअली डिस्प्ले फॉर्मेट जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, डे, मंथ एंड ईयर, इस तरह से डेट लिखी जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन एज यूजुअल आप जानते हैं कि ये एक पैटर्न को डिफाइन करता है, नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ईमेल के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह पोस्टल एड्रेस या पोस्टल कोड जब एंटर करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन करते हैं ताकि एक फॉर्मेट डिफाइन किया जाए कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर उस फॉर्म को फॉलो नहीं करती है इसका मतलब है वैलिड नहीं है। तो ये कुछ ओवरऑल हमारे डेटा एनोटेशंस थे और उसे लिखने का तरीका भी सिंटैक्स के रिस्पेक्ट से यहाँ पे लिखा हुआ था। अब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि एक्चुअली डेटा एनोटेशन जो नेम स्पेस थी जिसके अंदर हमने इन तमाम एट्रीब्यूट को देखा कि की क्या चीज़ है, रेंज क्या है, रिक्वायर्ड क्या है एंड सो ऑन, ये तमाम चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो इस वक्त मैंने ASP.NET पर एक एप्लीकेशन यानी प्रोजेक्ट क्रिएट किया डेटा एनोटेशन के नाम से, ठीक है, और इसके बाद मैंने इसे क्रिएट कर दिया। MVC टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैं ओके प्रेस करता हूँ और उसके बाद हम फर्स्टली जंप करेंगे अपने मॉडल पर और एक मॉडल क्रिएट करेंगे। तो मॉडल पे चलता हूँ मैं और उसके बाद एक क्लास ऐड करता हूँ और इसका नाम रखते हैं pupil.cs, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा मौजूद है, मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और उसके बाद हमें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले तो हमने एक क्लास बनाई है पुपिल के नाम से और इस एट्रीब्यूट को इग्नोर करते हैं। सबसे पहले हम अपने गेट सेट की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है स्टूडेंट आईडी, दूसरी है स्ट्रिंग नेम, तीसरी है इंटीजर मार्क्स, चौथी है ईमेल, पांचवी है डिपार्टमेंट नेम एंड द लास्ट वन इज द मोबाइल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, डेटा टाइप्स उसके साथ लिखे हुए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, की के हवाले से हमने जाना था कि ये कोड फर्स्ट अप्रोच में एंटिटीज को क्या करता है, फॉलो कर रहा होता है कि एक्चुअली कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके जरिए से आपके तमाम क्रेड ऑपरेशन बेस कर रहे होते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, एज यूजुअल स्टूडेंट आईडी है, जिसको हम अपने एसक्यूएल में भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसको प्राइमरी की रखेंगे। लिहाजा ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद इसी एरर के साथ शो होगा। और डेफिनेशन पे हमने देखा था कि इसको ऐड करवाने के लिए हमें डेटा एनोटेशन के नेम स्पेस को ऐड करवाना होता है। लिहाजा हम कंट्रोल के साथ डॉट प्रेस करेंगे और देख रहे हो आप कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन मौजूद है, मैंने इसको अपने नेम स्पेस पर ऐड करवा दिया। जैसे करवाया आप देख रहे हो तमाम हमारे क्लासेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो डेटा एनोटेशन पे की मौजूद है वो हमने कर लिया। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है स्कारफोल्ड कॉलम। स्कारफोल्ड कॉलम क्या है और इसकी वैल्यू फॉल्स क्यों है। देखो स्कारफोल्ड कॉलम एक एट्रीब्यूट है डेटा एनोटेशन का जिसकी वैल्यू बाइनरी होती है यानी ट्रू या फॉल्स। ये किसी भी एट्रीब्यूट को टेम्पररी तौर पर हाइड कर रहा होता है। कैसे हाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक टेबल क्रिएट की, टेबल के अंदर आपको पता है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आईडी जो है वो यूजर से ना ली जाए, वो ऑटो इंक्रीज बैक हैंड पर चलते रहे। हम सिर्फ और सिर्फ यूजर से उसका नाम पूछें, मार्क्स पूछें, ईमेल पूछें, डिपार्टमेंट पूछें और मोबाइल नंबर पूछें। लिहाजा जिस एट्रीब्यूट से पहले तुम स्कारफोल्ड कॉलम को फॉल्स कर देते हो वो यूजर से एंटर नहीं किया जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होगी कि की एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है और स्कारफोल्ड टेम्पलेट से क्या मुराद है कि ये एट्रीब्यूट यूजर से नहीं लिया जाएगा, यानी डिस्प्ले पर ये हमारे सामने नहीं आएगा। इसको मैंने फॉल्स कर दिया है। उसके बाद डेटा टाइप है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा टाइप स्मॉल ब्रैकेट डेटा टाइप डॉट टेक्स्ट। इसका मतलब है कि जो नेम हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा उस पे किस फॉर्म की वैल्यू जाएगी, टेक्स्ट फॉर्म पर वैल्यू जाएगी, ठीक है। ये रिजर्व्ड हो गया, टेक्स्ट फॉर्म पे ही यहाँ पर वैल्यू जा सकती है, उसके अलावा फॉर्म पर वैल्यू नहीं जाएगी। उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड लिखा है, उसके बाद लिखा हुआ है एरर मैसेज प्लीज एंटर नेम। देखो एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ यहां पर आओ और रिक्वायर्ड लिख दो। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ये एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। जब तुम एम्प्टी करके उसको इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो लिख देगा स्टैटिक के साथ रिक्वायर्ड ओनली, कि ये एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है। लेकिन अब मैं अपनी मर्जी से चाहता हूं कि टाइप ऑफ एरर मेरी मर्जी के मुताबिक शो हो, जो चीज मैं लिखूंगा वो चीज वहां पर शो हो एरर में। तो उसके बाद आप देखो जब यहां पर तुम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हो तो यहां पर तुम इंटेलिजेंस पे देख रहे हो कि बूलियन वैल्यू लिखी हुई है एरर मैसेज इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो एरर मैसेज अगर मैं नीचे शो करूं तो देखो ये डायरेक्टली उन्होंने एरर मैसेज लिया और यहां पर वैल्यू शो कर दी। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने किसको यूज कर लिया, मैक्सिमम लेंथ को।
जो मैक्सिमम लेंथ अभी थ्योरेटिकली हमने देखी थी कि मैक्सिमम लेंथ का एट्रीब्यूट क्या करेगा कि वो बताएगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 30 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं लिखे जा सकते। देन उसके बाद डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले नेम पर हमने देखा था कि मैं चाहता हूं कि ये नेम का एट्रीब्यूट इस एट्रीब्यूट के साथ शो, ठीक है। तो डिफॉल्ट तौर पे एट्रीब्यूट नेम है क्योंकि डेटाबेस के अंदर नेम मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एट्रीब्यूट जो राइट होकर सामने दिखे वो नेम ना दिखे बल्कि उसकी जगह क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम। लिहाजा उसके लिए मैंने डिस्प्ले एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। तो इसी तरह जो चीज यहां पर एरर के साथ मौजूद थी उसी एरर को मैंने किसके लिए इस्तेमाल कर लिया, मार्क्स के लिए इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इसकी भी चीज क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा गैप कम कर देता हूं ताकि बात हमें क्लियर होकर समझ में आए कि कौन सी चीज किसके लिए रिजर्व्ड है। तो ये इसके लिए रिजर्व था, पब्लिक स्ट्रिंग इसके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा जो मार्क्स की चीज है वो सिर्फ रिक्वायर्ड के साथ है, लिहाजा मैं यहां से गैप इंक्रीज कर देता हूं। उसके बाद आप देख रहे हो कि ईमेल के लिए मैंने डेटा टाइप को क्या बता दिया है, ईमेल एड्रेस। इसका मतलब हो गया ये रिजर्व्ड हो गया है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो किस टाइप की होगी, ईमेल टाइप की होगी, टेक्स्ट बेस्ड नहीं होगी। यानी मैं यहाँ नाम लिखकर इंसर्ट नहीं कर सकता, आगे नहीं जा सकता। उसके बाद मैंने रिक्वायर्ड वाले वही एट्रीब्यूट को कॉपी पेस्ट कर दिया और टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब बारी आती है रेगुलर एक्सप्रेशन की। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम आप पढ़ चुके हैं और हमने ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ HTML के अंदर, और जावास्क्रिप्ट जब आपने पढ़ा तो वहाँ पर भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि एक्चुअली ये एक पैटर्न को डिफाइन करता है, ठीक है। और पैटर्न के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोई भी वर्ड लिखने के बाद आप डॉट प्रेस करोगे, उसके बाद फिर वर्ड बताओगे, फिर डॉट प्रेस करने के बाद आप कुछ वर्ड लिखोगे। जिस तरह से एक डमी कोई ईमेल एड्रेस होता है, यानी fahadhusain@gmail.com, तो @ का साइन यहाँ पर आप देख रहे हो कॉन्केटिनेट हुआ है, तो ये एक फॉर्मेट को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आगे बताया गया है एरर मैसेज, तो साथ ही साथ एरर मैसेज भी डिफाइन कर दिया गया कि अगर इसके मुताबिक डेटा नहीं होगा तो ये टाइप ऑफ एरर मैसेज वहां पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने नीचे यहाँ देखो स्ट्रिंग डिपार्टमेंट है, इसमें रिक्वायर्ड मैसेज का एरर चलाया और मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ लिख दिया। तो डिपार्टमेंट नेम की कम से कम वैल्यू कितने कैरेक्टर पे हो सकती है, 2। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ IT, ठीक है ना। तो मिनिमम कैरेक्टर 2 पे लिख सकता हूँ और मैक्सिमम कितने लिख सकता हूँ, 50 कैरेक्टर्स। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ की वैल्यू बता दी। इसके बाद मैंने दोबारा एनोटेशन को यूज किया, वही जो प्रीवियसली करके आया, रिक्वायर्ड लिखा, डिस्प्ले नेम लिखा, मोबाइल की जगह लिखा आएगा कॉन्टैक्ट नंबर विच मीन, और उसके बाद डेटा टाइप्स मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, मोबाइल नंबर। तो ये ओवरऑल वो डेटा एनोटेशंस के इस्तेमाल करने के तरीकेकार थे जो हम स्टार्टिंग से हमने थ्योरेटिकली देखा, और उसके बाद लिखने का तरीका, उसके बाद नेम स्पेस ऐड करवाने का तरीका देखा, और इसके जरिए से ये चीज़ रिजर्व्ड हो गई कि एक्चुअली जब वैल्यू इंसर्ट की जा रही होगी तो इस मेयार के मुताबिक वैल्यू टेक्स्ट बॉक्सेस में आनी चाहिए तो ही एक्सेप्ट होंगी, वगरना एक्सेप्ट नहीं होंगी। ओके, फर्स्ट हमने पुपिल के नाम से क्लास बना ली और उसके अंदर जितनी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी डेटा एनोटेशन की वो हमने यहाँ पर यूज़ की। अब बारी आती है एंटिटी फ्रेमवर्क की, उस क्लास की जिसको यूज़ करते हुए हम कॉन्टेक्स्ट लेयर क्रिएट करते हैं। लिहाजा मैं मॉडल पे दोबारा जाऊँगा, ऐड क्लास, और इसका नाम रखेंगे हम पुपिल context.cs, ठीक है। एज यूजुअल सबसे पहले हमें इसे इनहेरिट करना होगा DB context से, कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे, डेटा एंटिटी ऐड करवाया, और उसके बाद हम क्लास टाइप एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, पब्लिक DB set एंगल ब्रैकेट एंड द नेम ऑफ योर क्लास पुपिल, और आप इसका कोई भी नाम रख दें, पुपिल नाम रख दिया मैंने, एंड गेट सेट प्रॉपर्टी। मुकम्मल करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे। जैसे ही प्रोजेक्ट आपका बिल्ड हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना होगा, वेब कॉन्फिग के अंदर आप अपने डेटाबेस के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने डेटाबेस की टेबल शो करूं तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हो मैंने सबसे पहले एक टेबल क्रिएट की है, टेबल पुपिल के नाम से, स्टूडेंट ID, नेम, मार्क्स, ईमेल, डिपार्टमेंट एंड मोबाइल। ये वही पांचों एट्रीब्यूट हैं जो एट्रीब्यूट मैंने अपने पुपिल टेबल पर यानी क्लास पर बनाई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर उस टेबल को विजिबल करवाया है। तो एज यूजुअल फाइल पे जाऊँगा, कनेक्शन जो सर्वर नेम है वो मैंने कॉपी किया, जूम आउट करते हैं, और उसके बाद हम सर्वर एक्सप्लोर पर आएंगे, ऑथेंटिकेशन SA एंड योर पासवर्ड, और उसके बाद जो हमारा डेटाबेस है वो है FB। कुछ रिकॉर्ड उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, लिहाजा वो विजिबल होंगे, अगर तो मैं टेस्ट करूंगा, इट्स ओके। तो कनेक्शन बनाने के बाद हम प्रॉपर्टी से कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेते हैं,
और वेब कॉन्फिग पे जाएंगे। क्योंकि मैं वेब टेम्पलेट पे काम कर रहा हूँ विच मीन एमवीसी टेम्पलेट पे, तो हमें पता है यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी बनी हुई होती है। तो आप देख रहे हो यहाँ बनी है, तो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से हटाऊंगा और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में पेस्ट कर दिया, और जो हमारा पासवर्ड है एसक्यूएल का वो मैं इस स्टैटिक की जगह लिखूंगा। सेकंड, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है डिफॉल्ट कनेक्शन, इसकी जगह हम अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखते हैं। तो F2 प्रेस करके मैंने नाम कॉपी किया और वेब कॉन्फिग पे जाकर डिफॉल्ट की जगह पेस्ट कर दिया एंड कंट्रोल एस, बाहर आ गए। अब हमें क्या ऐड करवाने की ज़रूरत है, कंट्रोलर ऐड करवाने की ज़रूरत है। एक और दफ़ा बिल्ड कर लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट बी से, और उसके बाद मैंने कंट्रोल पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो मैंने इसको ऐड करवाया। तो क्लास जो है हमारी वो पुपिल के नाम से, और डेटा एनोटेशन जो है वो हमारे पास विच मीन कॉन्टेक्स्ट क्लास वो है पुपिल कॉन्टेक्स्ट, वो मैंने लिया, ऐड पर क्लिक किया एंड लेट्स सी। अच्छा, हमने कंट्रोलर ऐड करवा लिया, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ करनी होती है जो यहाँ पर हम नहीं कर रहे थे या हमने करना भूल गया था, तो मैंने उसको यहाँ पर ऐड करवाया है। आप देख रहे हो टेबल का नाम कि किस टेबल में रिकॉर्ड जाना चाहिए, जो एज यूजुअल हम कोड फर्स्ट पे किया करते थे। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, अपने कंट्रोलर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो इसके बगैर पहले कंट्रोलर क्रिएट हुआ था, लिहाजा मैंने इसको डिलीट कर दिया। और अब मैं प्रोजेक्ट को दोबारा बिल्ड करूँगा, क्योंकि मैंने टेबल का नाम वहाँ पर पुपिल के ऊपर शो किया है। जैसे ही बिल्ड कंप्लीट होगा देन हम जाएंगे और अपने कंट्रोलर को ऐड करवाएंगे। तो मैं कंट्रोल पे वापस चलता हूँ, ऐड कंट्रोलर, तो पुपिल क्लास ली मैंने यहाँ पर, और एज यूजुअल यहाँ पर आप देख रहे हो पुपिल कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, ऐड पे क्लिक किया। ओके, कंट्रोलर पुपिल्स के नाम से बना हुआ है, कॉपी किया मैंने, उसके बाद प्रोग्राम को रन किया है, और लेट्स सी स्लैश नेम ऑफ योर कंट्रोलर, एंटर। ये हमारा व्यू आ चुका है। व्यू आने के बाद मैंने देख रहे हो आप स्टूडेंट नेम, यहाँ पर हालांकि एट्रीब्यूट पे क्या था, जब हमने पुपिल की क्लास बनाई थी ओनली नेम, तो मैंने अपने डेटा एनोटेशन के जरिए से उसको चेंज करके क्या कर दिया था, स्टूडेंट नेम। इसी तरह आपको याद होगा मोबाइल लिखा हुआ था, उसको चेंज किया कॉन्टैक्ट नंबर पर। तो एज यूजुअल चीज़ें आ चुकी हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, क्रिएट का फॉर्म आ चुका है, और आप देख रहे हैं कि आईडी हमसे रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिखा हुसैन, ठीक है, 58 मेल, ठीक है। पहले मैं कोई वैलिड सारी चीज़ें इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद हम डेटा एनोटेशन को भी चेक करेंगे। husain@gmail.com, ठीक है। डिपार्टमेंट शुड बी ID एंड दैट इज़ अ डमी कॉन्टैक्ट नंबर। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने। ओके, कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यू इनटू कॉलम स्टूडेंट ID। ओके, इसमें अब मसला ये है हमारे पास कि जब मैंने ID क्रिएट की है, विच मीन टेबल क्रिएट की है, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ मिस कर दिया कि स्टूडेंट ID को प्राइमरी की किया है, आइडेंटिटी नहीं किया हमने। तो आइडेंटिटी करने की वजह से क्या होता है कि जो रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा होता है वो खुद ब खुद वैल्यू को चेंज कर रहा होता है। तो यहाँ पर तो आईडी की वैल्यू इंसर्ट ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने वहाँ पर कॉलम एट्रीब्यूट को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया है। लिहाजा अब मुझे एक और टेबल बनाने की ज़रूरत है, और उस टेबल पर मैं आइडेंटिटी एट्रीब्यूट ऐड करूँगा ताकि वैल्यूज़ खुद ब खुद आईडी की क्या होती रहें, इंक्रीज़ होती रहें। तो टेबल क्रिएट कर लिया मैंने यहाँ पर, और टेबल क्रिएट करने के बाद मैंने उसी टेबल को रीनेम कर दिया है ताकि रिकॉर्ड्स हमारे उन्हीं फॉर्म पर एंटर हों। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं पुपिल क्लास पे जाने के बाद जहाँ पर मैंने सिर्फ पुपिल लिखा हुआ था, पुपिल अंडरस्कोर अपडेटेड के नाम से मैंने टेबल दूसरी बना दी है, लिहाजा मैंने चेंज किया। अब क्या करूँगा, जो कंट्रोलर हमारे पास बना हुआ है उसे मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वो पुपिल क्लास को यूज़ करते हुए बना था। प्रोजेक्ट को बिल्ड करूँगा, और बिल्ड करने के बाद दोबारा वैसे ही कंट्रोलर ऐड करवाएंगे ताकि हम उस चीज़ को चेक कर सकें कि डेटा एनोटेशन हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। कंट्रोलर ऐड, ठीक है, पुपिल कॉन्टेक्स्ट गोइंग टू ऐड। तो हमारा कंट्रोलर बन गया पुपिल्स के नाम से, प्रोग्राम को बिल्ड किया, एंड लेट्स सी कि अब हमारा प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड होकर कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है। एट्रीब्यूट्स हमारे आ चुके हैं, मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, ठीक है। कुछ डमी रिकॉर्ड्स हम कर रहे हैं ताकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आए। एंड हियर इट इज़ रिकॉर्ड इंसर्टेड, ओके। और उसके बाद मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ, सारी चीज़ें तो हमारी होंगी। लेकिन अभी तक हमने वो चीज़ें टेस्ट नहीं की जिस पर्पस के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, और वो क्या है, डेटा एनोटेशन। लिहाजा मैं कुछ भी इंसर्ट किए बगैर क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, एंड हियर इट इज़ योर एरर।
इंटर योर नेम, मार्क्स, आईडी, डिपार्टमेंट एंड मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट नंबर पे स्ट्रिंग लिखता हूँ तो क्या लिखा है, द फील्ड कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट बी नंबर। क्यों? क्योंकि वहां पर हमने डेटा टाइप्स क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसी तरह डेटा टाइप्स यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, टैक्स नेम में। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगी। इसी तरह से ईमेल एड्रेस पर अगर मैं कुछ यूं लिखता हूँ और @ लिखने के बाद आगे कुछ नहीं लिखता और बाकी यहाँ पर कुछ भी नंबर टैक्स लिख देता हूँ जो एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना, डिपार्टमेंट एंड अल्फ़ाबेट और यहाँ नंबर। ठीक है, बाकी तमाम अल्फ़ाबेट हैं लेकिन ईमेल उस फॉर्म पर मौजूद नहीं है। तो आप देख रहे हो स्टिल इन द एरर ऑफ ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, तो इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। इसी तरह से जो मिनिमम क्राइटेरिया था हमारा कि मैक्स मिनिमम 1-2 कैरेक्टर हो। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो मैंने डिपार्टमेंट में 1 कैरेक्टर लिखा, तो ये कह रहा है द फील्ड डिपार्टमेंट मस्ट बी ए स्ट्रिंग और एरे टाइप विद अ मिनिमम लेंथ ऑफ 2। तो मिनिमम लेंथ की भी एरर यहाँ पर आ गई। तो आप देखो कितने आसानी के साथ लेस नंबर ऑफ कोड तुमने इस्तेमाल किया। ठीक है ना, डेटा एनोटेशन के लिए सिर्फ तुम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट लिख रहे हो और उसके जरिए से वो तमाम वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड हो गया, जो कॉन्सेप्ट कभी जावास्क्रिप्ट में बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। आप उसके लिए मल्टीपल कंडीशन बनाया करते थे और उसके बाद वहाँ पर टाइप ऑफ एरर, अलग अलग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते, उस पर बताते कि अगर ये है तो ये करो, ये है तो ये करो, एक्सेट्रा। वो तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद थी। तो इस तरह सक्सेसफुली हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि एक्चुअली डेटा एनोटेशन का मकसद क्या था। ठीक है, अब जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के एरर आते हैं और जब तक एरर आ रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, विच मीन आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो एरर से कभी घबराना नहीं है, आप टाइप ऑफ एरर को पढ़ें। ठीक है, उसको समझें, सर्च करें क्या गलती की है। जिस तरह से अभी हमने देखा, हमने उसको आइडेंटिटी करना भूल गए तो हमने जाकर उसको चेक किया और एक्सचेंज किया, उसके बाद हम अपने रिक्वायर्ड गोल तक पहुँचे।